नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जिनका एक बयान सामने आया है जो आपको बता दें कि महिलाओं पर एक तरीके से अभद्र टिप्पणी मुख्यमंत्री ने कर दी है। विधानसभा में महिलाओं को लेकर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की। जातीय गणना पर बोलते समय यह बयान नीतीश कुमार दे गए। नीतीश के बयान पर महिला विधायक ने आपत्ति जताई है। बीजेपी ने नीतीश कुमार को उनके शब्दों के लिए घेरा है। महिलाओं के लिए नीतीश कुमार के मन में सम्मान नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर घिर गए। दरअसल उन्होंने बिहार विधानसभा में जातीय गणना पर बोलते समय आबादी के मुद्दे पर शादीशुदा जोड़े को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे दी, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। कांग्रेस की महिला विधायक ने सीएम के बयान पर नाराजगी जताई। वहीं बीजेपी भी नीतीश के बयान को लेकर उन्हें घेरने में जुटी है। ऐसे में बिहार में सीएम नीतीश के बयान पर अब बवाल मच गया है। जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है तो उसी में और पैदा हो जाता है, और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था। संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा मतवा को, याद करिए। अब पहले क्या था, सुनो, 4.3। अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, जब शादी होगा लड़का लड़की में, जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आया जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसके लोग जो है शर्माते हैं। लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, साइंस बायोलॉजी, ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है कि सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट मोर टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक, और मुझे लग रहा है कि आज तक के इतिहास में कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री ने इस पर या किसी भी सदस्य ने माननीय विधानसभा या संसद में इस तरह की भद्दी गंदी टिप्पणी नहीं किया होगा। और महिलाओं का अपमान, पूरे मातृशक्ति को जो इन्होंने जिस प्रकार से अश्लील भाषा, मैंने वीडियो देखा, जो बात इन्होंने कहा है वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं बल्कि निंदास्पद है, और इनको अविलंब इस्तीफा देना चाहिए और पूरी देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि अगर ये नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से इनको बर्खास्त करने की बात भी होनी चाहिए। महिलाओं का है इसमें योगदान नहीं होता है। महिला पुरुष दोनों को जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग, जिस तरीके से अपना पर्यावरण दूषित होते जा रहा है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसमें मैं सभी समाज से अपील करना चाहती हूँ कि जनसंख्या कंट्रोल पे सबको ध्यान देना चाहिए। और नेता, खासतौर से नेता, कैसे कहा मैडम, क्या वो सही था अंदाज? देखिए, अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन कुछ बातों से परहेज करना चाहिए। जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान
तो देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में जिस तरीके से एक बयान दिया है, उसको लेकर अब बवाल मचा हुआ है। दरअसल जातीय गणना के दौरान अपनी बात रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ ऐसी बातें कहीं जो सुना पाना भी हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, और उसे हमने आपको सुनाने की कोशिश की। एक ऐसी टिप्पणी जो शर्मनाक है, और अब इस पर एक पक्ष है जो नीतीश कुमार के बचाव में उतर आया है, एक पक्ष है जो नीतीश कुमार पर हमलावर है। लेकिन सियासतदानों को यह समझने की जरूरत है कि भाषा की एक मर्यादा होती है। हर कोई जानता सब कुछ है, समझता सब कुछ है, लेकिन आप अपनी भाषा की मर्यादा को बनाए रखते हैं। इसी बीच आपको बता दें कि नीतीश कुमार के बयान पर एनसीडब्ल्यू का नोटिस आया है। महिला आयोग ने तुरंत माफी की मांग की है, बिना शर्त तुरंत माफी मांगे नीतीश कुमार। यह एनसीडब्ल्यू की तरफ से नोटिस थमाया गया है नीतीश कुमार को। सीएम नीतीश का बयान अमर्यादित है। नीतीश कुमार ने सदन में विवादित बयान दिया। जनसंख्या नियंत्रण पर नीतीश कुमार का एक शर्मनाक बयान सामने आया है, और अब इस बयान पर एनसीडब्ल्यू ने नोटिस भेजा है नीतीश कुमार को कि बिना शर्त इस बयान को लेकर माफी मांगे नीतीश कुमार। तो आपको बता दें कि यह मामला कल देर शाम का है, जब विधानसभा में नीतीश कुमार बोल रहे थे। इसी दौरान नीतीश कुमार ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो शर्मनाक हैं, और इसी को लेकर के अब एनसीडब्ल्यू ने एक नोटिस नीतीश कुमार को थमाया है। तो महिला आयोग की तरफ से अब नीतीश कुमार से यह कहा गया है कि बिना शर्त माफी मांगे, क्योंकि ये बयान जो है वो पूरी तरीके से अमर्यादित है। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, नीतीश कुमार एक ऐसे नेता माने जाते हैं जो बहुत तोल मोल कर बोलते हैं। ऐसा कैसे हो गया, और वो भी विधानसभा के अंदर, कि नीतीश कुमार इस तरीके की अमर्यादित भाषा बोल गए? नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में कई दफा ये उनके बयानों को लेकर के, उनका जो एक्टिविटी है उनको लेकर के थोड़ा अंतर देखा जा रहा है। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है राजीव, उसे दुरुस्त करते हैं, फिर आपके पास आते हैं। और देखिए, नीतीश कुमार को एक ऐसा नेता माना जाता है जो कुछ भी बोलते हैं तो बोलने से पहले तोल मोल कर वो अपनी बात रखते हैं जब भी उन्हें अपनी बात रखनी होती है, चाहे मंच कोई भी हो। लेकिन आज की स्थिति यह है कि नीतीश कुमार का जो बयान सामने आया, उस बयान ने हर किसी को हैरान किया है, क्योंकि नीतीश कुमार अमूमन इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल तो कभी करते नहीं हैं, और साथ ही साथ वो जब भी बोलते हैं बहुत सधा हुआ बोलते हैं। लेकिन जैसा सहयोगी राजीव भी बता रहे थे कि पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है कि नीतीश कुमार की एक्टिविटी और उनके बयानों को लेकर के वो अक्सर चर्चा में रहे हैं। राजीव, आवाज मिल रही है आपको मेरी? बिल्कुल मिल रही है, जी राजीव बोलिए। तो नीतीश कुमार अमूमन जो एक ऐसे नेता माने जाते हैं जो बोलते हैं तो बहुत सोच समझकर, तोल मोल कर, एक सीरियस नेता के तौर पर उनकी पहचान है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं, यही मैं बताना चाह रहा था कि देखिए, नीतीश कुमार बहुत ही माहिर, राजनीति के माहिर खिलाड़ी रहे हैं और बहुत ही तोल मोल के बोलते रहे हैं। सीरियस नेता के रूप में उनकी पहचान है। लेकिन हाल के दिनों में जब उनको देखते हैं तो उनके जो बयान है, उनकी जो एक्टिविटी है, उसको लेकर तमाम लोग हैरान हैं। और जो विधानसभा में उन्होंने जिस तरह से जिस भाषा का प्रयोग किया, जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ बातों को रखा, वो निश्चित तौर पर सभी लोगों को हैरान करने वाली बात आई है। देखिए, जो बातें कही जा रही हैं कि जनसंख्या वृद्धि पर उन्होंने बोला या सेक्स एजुकेशन पर बोला, तो उसमें ये तमाम बातें पर्दे के पीछे और मर्यादा के अंदर ही कही जाती है। लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस शब्दों का चयन किया बोलते समय, या जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ उन्होंने इस बात को सदन में रखा,
और कई लोग उसको तालियां बजा रहे थे और मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे थे। ये बिल्कुल ही हास्यास्पद है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री अपने बयानों के कारण इस बार सबसे ज्यादा घिर गए हैं और विपक्ष इसको पूरी तरह से उनको घेरने की तैयारी में है। यहाँ तक अश्विनी चौबे जो केंद्रीय राज्य मंत्री है, उन्होंने कहा कि इनको बर्खास्त कर देना चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए, अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो सरकार इन्हें बर्खास्त करे। तो ये बातें हैं। और दूसरी बातें हैं कि जिस महिला सम्मान की बात बिहार में देश में चलती है और नीतीश कुमार खासकर की हिमायती रहे हैं, अगर इस तरह की बातें हैं, लेकिन जब सदन में जो जिस प्रकार से उन्होंने कहा तो जो महिला विधायक बैठी थी वो तमाम विधायक चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, तमाम लोग असहज महसूस किए हैं। जिस आप लेकिन बयानों को देख लें, राजीव, विधायक ने कुछ महिला विधायक भी वहां होंगी, उन्होंने असहज महसूस किया, लेकिन आप देखिए तालियां बजाने वालों की संख्या कितनी। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, तालियां बज रही हैं, और उसके बाद उप मुख्यमंत्री बचाव में भी उतर आए हैं कि आप उसको गलत तरीके से मत लीजिए। मतलब तरीका क्या, आप जो बोल रहे हैं उसका मतलब लोग समझ रहे हैं, तो तरीका क्या होता है और किस तरीके की बात उप मुख्यमंत्री भी अब कर रहे हैं? देखिए यही बात सबसे बड़ी बात है कि किसी भी गलत चीज, अगर गलत चीज किसी से निकल जाए, स्लिप हो जाए, अगर गलत बात कही जवान है फिसल जाए, अगर कोई बात होती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी होने का प्रावधान है, हमारे समाज में हर चलता है। लेकिन अब देखिए जब ये बातें इस तरह की है, ये पब्लिक डोमेन में है, जिस तरह का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान है, सारे लोग सुन के कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि उनका बयान कहीं से भी जायज है या इस तरह की बात वो कह सकते हैं। नीतीश कुमार के चेहरों को देखे जब वो बोल रहे हैं तो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं और उनको ये भूल गए कि वो हाव भाव ही बता रहा है, वो तरीका ही बता रहा है, और बॉडी लैंग्वेज जिसकी आपने बात की, वो सारी चीजें परिलक्षित हो रही हैं। बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। आजम खान की लखनऊ कोर्ट में पेशी हो सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी हो सकती है। फर्जी लेटर पैड और मुहर के मामले में यह पेशी होगी। फिलहाल वो सीतापुर जेल में बंद हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आजम खान से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी, आज लखनऊ कोर्ट में उनकी पेशी हो सकती है। तो फिलहाल आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज उन्हें पेश किया जा सकता है। यह जानकारी समाजवादी पार्टी नेता आजम खान से जुड़ी यह बड़ी जानकारी लखनऊ कोर्ट में आज पेश किया जा सकता है और यह पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है। यह जानकारी फिलहाल निकल करके सामने आ रही है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी धर्मराज हमारे साथ जुड़ गए। धर्मराज, क्या जानकारी, आज पेशी हो सकती है आजम खान की? अक्षय, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि लखनऊ में एमपी कोर्ट में आजम खान की पेशी है। पिछले दिनों में वो पेशी पे नहीं पहुंच पाए थे। जेल प्रशासन ने उनको शासन और सुरक्षा कारणों के लिए उनको नहीं भेजा। कोर्ट नाराजगी से पत्र भेजा था कि अगली पेशी में उनको लखनऊ कोर्ट में पहुंचना है। लेकिन आज अभी भी आपको बता दें कि अभी जेल से हमारी बात है तो उन्होंने बताया है कि उनका स्वास्थ्य गड़बड़ है और उनको पेशी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई जाएगी। अभी तक जो जेल से लखनऊ नहीं ले जाए गए हैं। जी धर्मराज, ये मामला क्या, इस मामले के बारे में भी जरा सा बताइएगा। जी मैं आपको बिल्कुल बता दूं, यह सरकारी दस्तावेज से फर्जी मोहर थी और यह हजरतगंज कोतवाली में जो मुकदमा पंजीकृत मानहानि का भी दावा है। आज आजम खान को गवाह में पेशी लगी हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं आजम खान और आज उन्हें पेश किया जा सकता है। ये फिलहाल जानकारी निकल करके सामने आ रही है। और इस मामले की अगर बात कर लें, फर्जी लेटर पैड और मुहर का ये मामला, सीतापुर जेल में फिलहाल आजम खान हैं और वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें पेश किया जा सकता है।
वहीं एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, नोएडा पुलिस के सामने पेश हुए हैं एल्विश यादव। एल्विश यादव से 2 घंटे तक पूछताछ चली है। फिर पूछताछ के लिए बुला सकती है पुलिस। रेप पार्टी ड्रग्स केस में उनसे पूछताछ हुई है, यह बड़ी जानकारी। 2 घंटे तक पूछताछ चली है एल्विश यादव से। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, एल्विश यादव से पूछताछ हुई है। रेप पार्टी और ड्रग्स केस में उनसे पूछताछ की गई है। तो आपको बता दें कि कई गंभीर आरोप एल्विश यादव पर हैं और एल्विश यादव नोएडा पुलिस के सामने पेश हुए, उनसे पूछताछ हुई है 2 घंटे तक। और आपको बता दें कि एक बार फिर से पुलिस पूछताछ के लिए बुला सकती है एल्विश यादव को। तो कई गंभीर आरोप जिसका सामना इस समय एल्विश यादव कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने वीडियो साझा कर यह भी कहा था कि उन पर जो भी आरोप लगे हैं वो पूरी तरीके से निराधार हैं। पुलिस की जांच में सहयोग करेंगे, ये भी उन्होंने कहा था। और यही वजह है कि देखिए, एल्विश यादव नोएडा पुलिस के सामने पेश हुए, उनसे पूछताछ की गई। लगभग 2 घंटे तक पुलिस ने उनसे पूछताछ की है। और रेप पार्टी और ड्रग्स का यह मामला, जिसमें यह पूछताछ एल्विश यादव से करीब 2 घंटे तक चली है और संभव है कि आगे भी पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए बुलाए। तो हमारे सहयोगी नरेंद्र अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, क्या जानकारी? एल्विश यादव से 2 घंटे तक पूछताछ हुई है। जी अभिषेक, बताना चाहूंगा कि एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने देर रात्रि सेक्टर 20 थाने पुलिस ने उनसे पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद करीब 2 घंटे तक वो पूछताछ चली थी एल्विश यादव से, और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया था, क्योंकि लगातार जो सेक्टर 49 थाने में उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था, उसके बाद ये पूरी जांच जो सेक्टर 20 थाने में स्थानांतरित कर दी गई थी। और उसके बाद से ही मामला काफी जो पुलिस थी, पुलिस ने काफी तेजी से रफ्तार पकड़ ली थी। उसके बाद से ही एल्विश यादव को पहले नोटिस भेजा गया, उसके बाद देर रात्रि नोएडा पहुंचे थे एल्विश यादव सेक्टर 20 थाने में, और करीब उनसे 2 घंटे तक पूछताछ चली है और उसके बाद उनको वहां से छोड़ दिया गया है। और सूत्रों की माने तो ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि एल्विश यादव को दोबारा भी नोएडा पुलिस जो सवाल थे उनके पूछताछ के लिए बुला सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि क्योंकि जब तक नोएडा पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आता तब तक कहना, क्योंकि लगातार 2 घंटे एल्विश यादव से पूछताछ हुई है। अब उसके बाद अब देखने वाली बात होगी कि किसी अधिकारी का जब तक बयान नहीं आता कि किस तरीके के सवाल नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव से किए, क्या क्या, क्योंकि दोनों तरफ से कनेक्शन, क्योंकि एक तरफ एल्विश यादव वीडियो जारी कर बता रहे थे कि मेरा इस जो पार्टी रेप पार्टी थी और इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ क्योंकि जो राहुल नाम का एजेंट था वो लगातार उसकी कॉल डिटेल खंगाली गई, और जो उसकी कॉल डिटेल क्या था एल्विश यादव का, इन्हीं सब पे नोएडा पुलिस ने पूछताछ की है। जी, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं इस मामले को लेकर? देखिए अभिषेक, बताना चाहूंगा कि जो सूत्र हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो एल्विश यादव है उनकी भूमिका इसमें जो रेप पार्टी हो रही थी और जो ये वीडियो वहां पे बन रही थी नोएडा के अंदर, कहीं ना कहीं एल्विश यादव की पूरी भूमिका है, क्योंकि एल्विश यादव वहां पर आते थे। तो कहीं ना कहीं अब जो नोएडा पुलिस है, नोएडा पुलिस ने उनसे कल 2 घंटे देर रात्रि पूछताछ की है। अब देखने वाली बात होगी कि एल्विश यादव की नोएडा पुलिस आने वाले समय में और क्या क्या मतलब भूमिका इस केस से निकलती है, क्योंकि अभी 5 आरोपियों को नोएडा पुलिस ने जेल भेज दिया, उनसे भी कल रिमांड मांगी गई है, कोर्ट में रिमांड ली गई थी उनकी। अब देखने वाली बात होगी क्योंकि वो भी क्या क्या किस किस पहलू पर अब जो पुलिस काम कर रही है, क्योंकि जो कनेक्शन है एल्विश यादव ने क्योंकि नकारा है उस चीज को लेकर कि मेरा दूर दूर तक इस रेप पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं है। तो अब देखने वाली बात होगी कि ये जो 5 लोग थे और जो एल्विश यादव के नाम पे मुकदमा यहाँ नोएडा पुलिस ने दर्ज किया था, कि उसमें अब एल्विश यादव नरेंद्र नजर बना के रखिए, अपडेट जैसे जैसे आते रहेंगे वो आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, मुख्तार अंसारी की आज कोर्ट में पेशी है। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। मनोज राय हत्याकांड मामले में पेशी होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। मनोज राय हत्याकांड मामले में पेशी होनी है। तो गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्तार अंसारी की आज कोर्ट में पेशी होगी। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी शशिकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, क्या जानकारी, आज पेशी होनी है मुख्तार अंसारी की? जी, आपको बता दूं कि 15 जुलाई 2001 का मामला है जो चर्चित उत्तरी कांड है। उत्तरी कांड में 3 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें मुख्तार अंसारी के पक्ष से 2 लोगों की जाने गई थी। यह काफी चर्चित हत्याकांड था जो कि पूरे पूर्वांचल को एक गैंगवार टहला दिया था। इस मामले में एक संदिग्ध व्यक्ति की मौत हुई थी और जिसकी पहचान नहीं हो पाई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मनोज राय के रूप में पहचान हुई थी, जो कि बिहार के बक्सर के रहने वाले थे। उसी मामले में मनोज राय के पिता ने 22 साल बाद, यानी कि उसरी चट्टी 2001 का मामला है, और जनवरी 2023 में मनोज राय के पिता शैलेंद्र राय के द्वारा मोहम्मदाबाद कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था और मुख्तार अंसारी को आरोपी बनाया गया था। मुख्तार अंसारी के अलावा कुल 7 लोग इस मामले में आरोपी हैं। इसी मामले में आज गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है। चलिए, बहुत शुक्रिया शशि आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।